Assalamu alaikum my dear students. I hope तो यह सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में पूछा जाता है ये, इस पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। देखो, जब भी आप टॉपिक पे आने से पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जब भी आप वीडियो देखो, जब भी आप ये लेक्चर्स देखते हो फ़ोन पे या लैपटॉप पे, तो आप कॉपी और पेन लेके आप साथ साथ लिखते नोट्स बनाते जाओ। देखो, जब आप नोट्स बनाते हो, जब आप साथ साथ लिखते हो, तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। देखो, एक फ़ायदा तो ये है, जब आप देखो जैसे आपने फ़ोन रखा आगे और आप लिखते हो जो भी पढ़ाया जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से याद रहेंगे। लिखने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स, इक्वेशंस याद रहती है। ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप लिखते हो साथ साथ, तो आपका अटेंशन डाइवर्ट नहीं होता है। आप फोकस्ड रहते हो पूरे वीडियो में, आपका अटेंशन डाइवर्ट नहीं होता है। लिखने से एक तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे। लिखने से ज़्यादा याद रहता है। अगर आप लिखते हो, अगर आप देखते हो और साथ साथ लिखते हो, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है। और अटेंशन भी डाइवर्ट नहीं होगा। और ऐसे करके आपके नोट्स भी साथ साथ तैयार होते जाएंगे। जब आपका एग्ज़ाम आएगा, देखो एग्ज़ाम जब आपका आएगा, तो आपको नोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, तो वो बहुत परेशान होते हैं कि कौन से नोट्स से पढ़ें, कहाँ से नोट्स लाएं, कौन सी बुक से पढ़ें, वन शॉट्स देखें, क्या करें। ठीक है। तो आपको उस टाइम पे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए होंगे, पूरे साल अपने अपने हाथ से नोट्स बनाए होंगे। तो उस टाइम आपका मटेरियल यही है, आपको इन्हीं नोट्स से पढ़ना है। देखो, जो आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हो, वो दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स है। वो दुनिया के सबसे अच्छे नोट्स इसलिए है क्योंकि आपने वो अपने हाथ से बनाए होते हैं, आपने वो सोच समझ के बनाए होते हैं। तो जब एग्ज़ाम आएगा नज़दीक आपका, तो आप जब अपने नोट्स से पढ़ोगे, तो उनका जो रिवीजन है, देखो रिवीजन टाइम उनका बहुत कम होता है। आप जल्दी, जो आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हो, उनका रिवीजन आप कम से कम टाइम में कर सकते हो। जो इंसान अपने हाथ से नोट्स बनाता है, उनका रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और एक बात देखो, अगर आपने सपोज़ आपने कभी 5-6 महीने पहले कोई चैप्टर किसी टीचर से पढ़ा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से उस टाइम आपने वो समझा, वो चैप्टर बहुत अच्छा, आप कॉन्फिडेंट आपने फील किया कि नहीं, मैंने ये चैप्टर जो है पूरा अच्छी तरह से समझा, मगर आपने उसके नोट्स उस टाइम नहीं बनाए। फिर जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आया, तो आपने सोचा कि मैं अब उस चैप्टर का रिवीजन करूँगा। तो क्योंकि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं खुद से, आपने कहीं से नोट्स लिए या किसी रेफरेंस से आपने वो चैप्टर स्टडी किया। अब जब आपने वो चैप्टर्स आपने पढ़ा तो एक टीचर से है, मगर आप नोट्स किसी और के पढ़ रहे हो या किसी रेफरेंस से पढ़ रहे हो, बेशक कंटेंट सेम होगा, मगर देखो जो आपने समझा है उस टाइम, अगर आपने उसी टाइम उसके नोट्स बनाए होते, तो आपका रिवीजन बहुत ही अच्छी तरह से होता ना। आपने एक टीचर से पढ़ा है, नोट्स आप किसी और के पढ़ रहे हो, तो आप आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे। तो आपको रियलाइज़ उस टाइम होगा कि नहीं, जो मैंने किसी टीचर से एक चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा था, उसके मुझे नोट्स उस टाइम बनाने चाहिए थे। देखो, आप क्या करोगे, आप एक नोटबुक ले आओगे, एक 2-250 की नोटबुक मैं दिखाऊंगा आपको। ऐसी आप नोटबुक ले आओगे, देखो इतनी मोटी है, 2-250 की आती है ये नोटबुक। तो आप क्या करोगे, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाओगे, जो भी आप लेक्चर देखोगे उसका साथ साथ आप नोट्स बनाते जाओगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंप्लीट आप नोट्स बनाओगे। ठीक है। और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तो लास्ट में आप 5 या 6 पेज आप ब्लैंक छोड़ोगे। वो ब्लैंक इसलिए छोड़ने हैं क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, किसी रेफरेंस से एक्स्ट्रा पढ़ोगे आप, तो उसमें जो पॉइंट्स आप समझोगे अच्छी तरह से, वो आप इन 5 पेज पे लिखोगे। ठीक है। ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है। ठीक है। फिलहाल आप जो लेक्चर्स देखते हो, इसकी अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, तो लास्ट में 5 या 6 पेज ब्लैंक छोड़ो। किस लिए, वो आप जब सेल्फ स्टडी करोगे या किसी और सोर्स से आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, तो वो उन 5 या 6 पेज पे लिखोगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि पूरे साल जो आप नॉलेज आप ले रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स आप समझ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो,
उसको एक नोटबुक में कंपाइल करो, उसको एक नोटबुक में कंपाइल करो, तो एट द एंड ऑफ ईयर आपको क्या है, रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और रिवीजन टाइम जो है, रिवीजन करने में बहुत कम टाइम आपको लगेगा और आपका टाइम सेव होगा और आप कंफ्यूज्ड भी फील नहीं करोगे एग्जाम डेज में। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक अवर टॉपिक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा देखो देखो देखो, अभी तक हमने कूलम्स लॉ स्टडी किया। देखो हमने देखा अगर दो चार्जेस है उनके बीच फोर्स लगता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ और इसको हम रखते हैं मॉड में, Q1 Q2 को हम रखते हैं मॉड में, क्योंकि ये एक स्केलर रिलेशन है और फोर्स हमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अच्छा इस रिलेशन से हमें मिलता है फोर्स कितना है, कितनी न्यूटन फोर्स है, कितनी न्यूटन अट्रैक्शन है या कितनी न्यूटन रिपल्शन है, दैट इज इट। ठीक है, अच्छा इस रिलेशन से हमें डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं मिलता। अब हम इसी रिलेशन को वेक्टर फॉर्म पे लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म पे जब हम इस रिलेशन को लिखेंगे तो हमें उस रिलेशन से डायरेक्शन का भी पता चलेगा। सो लेट्स राइट दिस रिलेशन इन वेक्टर फॉर्म। देखो इस रिलेशन को हम वेक्टर फॉर्म पे लिखेंगे। देखो यहां पे सपोज दो चार्जेस है, ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2। ठीक है, ये है चार्ज Q2, पॉइंट चार्जेस हैं। चलो मैं इनको लोकेट करता हूं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं इनको करता हूं लोकेट। ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा देखो अब Q1 का सपोज पोजीशन वेक्टर है R1, Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1। ठीक, ये है इसका पोजीशन वेक्टर R1। Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2, R2। ठीक है, ये है ओरिजिन। सो Q1 इज एट पोजीशन वेक्टर R1 एंड Q2 इज एट पोजीशन वेक्टर R2। अच्छा, अच्छी बात है। देखो सपोज ये दो चार्जेस जो है Q1 एंड Q2, सपोज दीज टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, दैट मीन्स इनके बीच रिपल्शन है। तो Q1 Q2 को रिपेल करता है सपोज बाय अ फोर्स दैट इज F21। ठीक है, व्हाट इज F21? F21 is, what is F21? F21 is force on, देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी है। F21 is force on Q2 due to Q1। ठीक है, अब इसी तरह Q2 Q1 को धक्का देगा इस डायरेक्शन में, F12। what is F12? F12 is equal to force on Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, अच्छा ये तो आपको पता, ये जो फोर्सेस है ये इक्वल एंड अपोजिट है, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। F मैं ऐसे लिख सकता हूं ये बात, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, इक्वल एंड अपोजिट, यही इसी का मतलब है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अच्छा अब यहां पे मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूं। एक वेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा ये Q1 से Q2 तक डिस्टेंस जो है, इसको मैं लिखूंगा R21। अब R21 क्या है? R21 इज, देखो R21 इज वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। R12 वेक्टर है, एक वेक्टर है फ्रॉम Q1 टू Q2। ठीक है, अच्छा इसी तरह और एक वेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा यहां पे, ये दिस इज R12 इज वेक्टर फ्रॉम R12 इज वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। ठीक है, देखो R12 और R21 क्या है, ये एक्चुअली है डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, मगर R12 की डायरेक्शन ये और R21 की डायरेक्शन ये, Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो सेम है। सो दैट मीन्स यहां पे मैं लिख सकता हूं R12 जो वेक्टर है, इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू R21। ठीक है, अच्छा R21 इस तरफ, R12 इस तरफ, इनका मैग्नीट्यूड सेम है।
ठीक है। अच्छा, मैं लिख सकता हूँ R12 का मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड है बराबर R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है। अच्छा ठीक, अब देखो ये मैंने जो है वेक्टर्स, कुछ वेक्टर्स डिफाइन किए यहाँ पे। अब मैं एक R21 का यूनिट वेक्टर बनाता हूँ। देखो R21 का यूनिट वेक्टर, देखो R21 कैप, R या 12 पहले लिखेंगे। R12 कैप क्या है? इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ R21 वेक्टर। R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर मैं डिफाइन करता हूं। देखो यहां पे भी दिखाऊंगा। ये क्या है? R21 का यूनिट वेक्टर, R21 कैप। देखो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट और इसकी डायरेक्शन अलोंग R21 है। ठीक है, सो दैट मीन्स R21 कैप जो है ये R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। इसी तरह R12 जो है, R12 यहां पे लिखेंगे। R12 क्या है? R12 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर ऑफ R12 वेक्टर। ठीक है, R12 वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करेंगे, वो इस तरह से R12 यूनिट वेक्टर। R12 जो वेक्टर जो है R12 कैप, ये यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी डायरेक्शन अलोंग R12 है, अलोंग R12। R21 कैप जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट है, और इसकी डायरेक्शन अलोंग R21 है। ठीक है, ये हमने कुछ वेक्टर्स यहाँ पे डिफाइन किए। देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हमें पता है। देखो वेक्टर अलजेब्रा में हमने स्टडी किया। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए, तो इसका यूनिट वेक्टर जो है, इसका यूनिट वेक्टर होता है बराबर वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये हमने पढ़ा है 11th क्लास में। यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R यूनिट वेक्टर, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। एंड R21 में लिख सकता हूँ R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R21 वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड R21। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी है। अच्छा, नाउ लेट्स, यहाँ पे हमने वेक्टर्स डिफाइन किए, यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए। नाउ लेट्स राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो नाउ लेट्स राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो F12 इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यहां पे इज इक्वल टू F12 जो है, फोर्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो वैक्यूम के लिए लिख रहा हूं या एयर के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम चार्जेस एयर में ही रखते हैं या वैक्यूम में। 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अब देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आप कुछ पॉइंट्स अच्छी तरह से समझोगे। Q1 और Q2 चार्जेस है और ये साइन के साथ लेने हैं यहाँ पे। इनका देखो स्केलर फॉर्म में हम इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉड में लेते हैं, मगर वेक्टर फॉर्म में आप साइन के साथ लोगे। अगर Q1 नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखोगे यहाँ पे, अगर Q2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे लिखोगे या पॉजिटिव। तो Q1 और Q2 यहाँ पे साइन के साथ लेने, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये रिलेशन क्या इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट्स दैट F12 जो है इज अलोंग R12 यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहां पे F12 और R12 की, F12 इज अलोंग R12। ठीक है, अगर ये दोनों लाइक है, देखो अगर ये दोनों लाइक चार्जेस है
Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है तो भी ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। अगर Q1 और Q2 नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो भी ये क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव आएगी। उस केस में F12 की डायरेक्शन R12 के अलोंग होगी। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट F12 इज अलोंग R12 इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, दोनों अगर पॉजिटिव है या दोनों अगर नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा अब देखो तो जरा F12 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिपल्शन इसमें। R12 जो यूनिट वेक्टर जो उंगली है वो किस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। R12 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। फोर्स भी किस डायरेक्शन में ला रहा है, इसी डायरेक्शन में। तो ये दिखा रहा है जहां की ओर R12 है उसी डायरेक्शन में F12 लगेगा। ठीक है, अच्छा तो ये हमने लिखा इस फोर्स के लिए। अब उस फोर्स के लिए लिखो F21 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 स्क्वायर। देखो R12 और R21 सेम है मैग्नीट्यूड में, सो हम यहाँ पे हमने R12 लिखा, यहाँ पे हमने R21 लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू R21 यूनिट वेक्टर। So it indicates that the relation indicates that it indicates that F21 is along R21 यूनिट वेक्टर, जहां की F21 किस डायरेक्शन में लगेगा, R21 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। इफ Q1 एंड Q2 are both positive, are like charges, ठीक है, अच्छा तो ये है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एक फोर्स के लिए F12 के लिए, ये है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉर F21। चलो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम नाम लेंगे इक्वेशन सेकंड, रिलेशन सेकंड। ठीक है, अच्छा अब हम देखना चाहेंगे अगर ये दो चार्ज जो है अनलाइक है। देखो हमने देखा अगर ये दो चार्जेस लाइक है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो F12 की डायरेक्शन कहाँ की ओर है, जिस डायरेक्शन में R12 यूनिट वेक्टर है। इसी तरह F21 की डायरेक्शन कहाँ की ओर है, जिस डायरेक्शन में R21 यूनिट वेक्टर है। ओके, देखो अब अगर ये दोनों चार्जेस जो है, अगर ये दो चार्जेस अनलाइक है, अगर ये दो चार्जेस अनलाइक है तो क्या होगा। देखो ये है Q1, ये है Q1, ये है Q2। अगर ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अच्छा अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो F12 इस डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्शन होगी, F12 इस डायरेक्शन में लगेगा, और F21 किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, F21 इस डायरेक्शन में लगेगा। बाकी सेम है सारा। देखो ये है R21 यूनिट वेक्टर, ये बनाया मैंने R21 यूनिट वेक्टर, और ये बनाया मैंने R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये है R21 यूनिट वेक्टर, ये है R12 यूनिट वेक्टर, दीज आर टू यूनिट वेक्टर्स। अब कूलम्ब्स लॉ जब मैं लिखूंगा F12 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q1 और Q2 अनलाइक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी जो है ये नेगेटिव आएगी, ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। सो सपोज ये क्वांटिटी आई हमारे पास, सपोज ये आई 100 न्यूटन, -100, सपोज 100 न्यूटन ये आई, 100 न्यूटन R12। सपोज जब हमने इसमें वैल्यूज पुट किए तो हमें क्या मिला, 100 न्यूटन। तो F12 किसके बराबर आया, -100 न्यूटन R12। अब इस माइनस साइन का क्या मतलब है, व्हाट डज इट इंडिकेट। इट इंडिकेट्स दैट F12 is opposite to R12। F12 R12 के अपोजिट है इस केस में। इफ चार्जेस आर अनलाइक, if Q1 and Q2 are unlike,
अनलाइक। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर अनलाइक है तो अपोजिट। देखो देखो अब देखो जरा, R12 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। फोर्स किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट। F12 इस डायरेक्शन में, दिखा तो रहा है। अच्छा, इसी तरह हम उसके उस फोर्स के लिए लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू, हाँ F21 इज इक्वल टू, हाँ 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। अच्छा, क्योंकि Q1 और Q2 प्लस एंड माइनस है तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। सपोज ये आया 100 न्यूटन, सो F21 इज इक्वल टू माइनस 100 न्यूटन R21। सो इसका क्या मतलब है, इट इंडिकेट्स दैट F21 इज अपोजिट टू R21 इफ Q1 एंड Q2 आर अब अनलाइक। ठीक है, देखो यहाँ देखो जरा, F21 R21 किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में R21। F21 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अपोजिट है। So it indicates that F21 is opposite to R21 unit vector if Q1 and Q2 are unlike। ठीक है, अच्छा तो बढ़ाएंगे इसको आगे थोड़ा सा। देखो 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 देखो, आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा ये समझ में आ गया। देखो 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 देखो, हमारे पास कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है F12 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, रिलेशन फर्स्ट। अब देखो जरा, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा A, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा B। जहाँ पे चार्ज Q1 है, Q1 कहाँ पे है, A पे, Q2 कहाँ पे है, B पे। नाउ इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAB वी हैव अप्लाई इन ट्रायंगल अप्लाई vector rule of addition, apply vector rule of, या ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अप्लाई ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OAB। जरा देखो OAB में, देखो OAB ट्रायंगल, देखो R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर एक ही ऑर्डर में है, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 अपोजिट में है। तो मैं लिख सकता हूं R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, और मैं लिख सकता हूं R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो R12 यूनिट वेक्टर जो है, देखो हमें पता है, वी नो क्या हमें पता है, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखो R12 जो वेक्टर है वो खुद किसके बराबर निकल के आया, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R12। ठीक है, नाउ यूनिट वेक्टर R12 किसके बराबर आया, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R12। देखो, पुट दिस वैल्यू, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो इक्वेशन फर्स्ट में लगाओ R12 यूनिट वेक्टर। सो वी विल गेट एम्प्लाइज F12 वेक्टर will be equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12 square into R12 यूनिट वेक्टर के बदले क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R12। ठीक है, अच्छा
So it will be equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r12 स्क्वायर इंटू r12 हो गया बराबर r12 का क्यूब इंटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, अच्छा नाउ r12 क्यूब हम लिख सकते हैं r12 क्यूब। देखो एम्प्लाइज, देखो f12 में लिख सकता हूं बराबर 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाई, देखो r12 क्यूब के बदले में लिख सकता हूं r1 माइनस r2 का क्यूब इंटू r1 माइनस r2। देखो r12 क्यूब के बदले मैंने लिखा r1 माइनस r2 मॉड का क्यूब। देखो ये कैसे आया, देखो r12 किसके बराबर है, r12 वेक्टर इट इज इक्वल टू r1 माइनस r2। r12 का सिर्फ मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मॉड r1 माइनस r2। बस हो गया, r12 का क्यूब विल बी इक्वल टू मॉड r1 माइनस r2 का क्यूब, खत्म। ठीक है, r12 किसके बराबर है, खुद r12 इट इज r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड, r12 क्यूब इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड क्यूब। ठीक है, अच्छा तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक्चुअली ये जो है f12 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइड बाई r12 स्क्वायर इंटू r12 यूनिट वेक्टर, ये यहाँ पे हम ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। तो इसको हमने थोड़ा और एक्सटेंड किया तो ये भी है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, और अगर हम 2-3 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो फिर ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये बन जाता है। ठीक है, अच्छा देखो इसी तरह हम देखो जो ट्रीटमेंट हमने इक्वेशन फर्स्ट के साथ किया बिल्कुल वही ट्रीटमेंट हम इक्वेशन सेकंड के साथ भी कर सकते हैं। देखो इसी बोर्ड पे मैं लिखूंगा f12 के बदले हम लिखेंगे अब f21 इज इक्वल टू, आप नेक्स्ट पेज पे लिखोगे f21 इज इक्वल 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाई r12 के बदले यहाँ पे लिखेंगे r21 स्क्वायर इंटू r12 के बदले लिखेंगे r21। यही है इक्वेशन सेकंड, ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अप्लाई ट्रायंगल रूल टू वेक्टर, सेम स्टेप्स है, अप्लाई ट्रायंगल रूल टू वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OAB। देखो यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे r1 प्लस r1 प्लस r21 इज इक्वल टू r2। देखो r1 और r21 एक ही सीक्वेंस, एक ही जो है एक ही पैटर्न में है, एक ही ऑर्डर में है, r1 प्लस r21 इज इक्वल टू r2 अपोजिट ऑर्डर में है। तो यहाँ पे लिखेंगे r1 प्लस r21 इज इक्वल टू r2। ठीक है, सो r21 विल बी इक्वल टू, आप नए पेज पे लिखोगे, आप तो नहीं कर सकते, ये बोर्ड पे ही कर सकते हैं, r21 इज इक्वल टू r2 माइनस r1। ठीक है, अच्छा वी नो r21, यहाँ पे r21 इज इक्वल टू r21 डिवाइड बाई r21। ठीक है, यहाँ पे r2 माइनस r1, यहाँ पे r21, सेम स्टेप्स, यहाँ पे r21, यहाँ पे r21, यहाँ पे r2 माइनस r1, ठीक कर रहा हूँ मैं, r2 माइनस r1, यहाँ पे r21, यहाँ पे r21, यहाँ पे r2 माइनस r1, यहाँ पे फिर फाइनली आएगा r2 माइनस f21 माइनस r1, यहाँ पे r2 माइनस r1। ठीक, यहाँ पे r21 ये भी लिखेंगे, r2 माइनस r1, r21 ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ, क्या आपको भी समझ आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2 1 इज ट्रायंगल रूल, r1 प्लस r2
R1 plus R21 is equal to R21, R2 minus R1, R21 divided by R21, R2 minus R1, put in equation R21 is equal to this R21 बस ठीक है, ये होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है, इसी के साथ हम निपटाएंगे इसको, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ईजी है, मजा आएगा आपको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? देखो, नाउ वी विल स्टडी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नाउ वी विल स्टडी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दूसरा नाम है इसका रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको हम, इसका सिंबल है एप्सिलॉन आर, और दूसरा सिंबल है इसका कैपिटल के, ठीक है, एप्सिलॉन आर और कैपिटल के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का है स्मॉल के, ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज द टू, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के और एप्सिलॉन आर, इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। सिंबल है एप्सिलॉन आर और कैपिटल के। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट एंड अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। देखो, यहां पे मेरे पास है दो चार्जेस, पहले हम समझेंगे, ठीक है, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। यहां पे मेरे पास है दो चार्जेस, ये है एक चार्ज Q1 और ये है दूसरा चार्ज Q2, ठीक है। सपोज ये किस में रखे गए हैं? अभी वैक्यूम में, अभी है ये वैक्यूम में। सपोज इनके बीच डिस्टेंस कितनी है? R, इनके बीच डिस्टेंस कितनी है? R। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इनके बीच फोर्स कितना लगेगा? Fv इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये इनके बीच फोर्स है। अब Fv मैंने क्यों लिखा? क्योंकि Fv ये दिखाने के लिए कि चार्जेस अभी प्लेस्ड है किसमें? वैक्यूम में, ठीक। सो फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इन वैक्यूम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब इन्हीं दो चार्जेस को मैं डिप करता हूं इनको एक मीडियम में, इन्हीं दो चार्जेस को इमेज चार्ज, बदल चार्ज नहीं किया, एट सेम डिस्टेंस पे इनको रखता हूं। फाटनाव भी कत मज अकिस मीडियमस मज, एक मीडियम में इनको रखते हैं, टिक 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 टिक, एक मीडियम में मैंने इनको रखा, ठीक है। ये है मीडियम, देखो। अब क्योंकि अब मीडियम में है, ऑब्वियसली इनके बीच जो फोर्स है वो रिड्यूस होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया, जब वैक्यूम में रखते हैं तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज मैक्सिमम, फोर्स लगता है मैक्सिमम। फिर जब इनको वैक्यूम में रखते हैं फोर्स रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? Fm इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और ये फोर्स इससे कम होगा, ठीक है। हाँ, तो Fm विल बी, देखो यहाँ पे लिख के रखता हूँ, Fm विल बी लेस देन Fv, ठीक है। Fv इज फोर्स इन वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, Fm is force in medium, force between the same two charges in medium. It is equal to 1 divided by 4 by epsilon. Epsilon is electrical permittivity of the medium. Q1, Q2 divided by R square. Now let's find the ratio. Fv divided by Fm, Fv divided by Fm किसके बराबर निकलेगा? It will be equal to Q1, Q2 divided by 4 pi epsilon naught R square into, देखो जब वो डिवाइड होगा फिर वो ऊपर मल्टीप्लाई जब होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर डिवाइड बाई
Q1 Q2, खत्म खत्म। कैंसिलेशन में सबसे ज़्यादा मज़ा कैंसिलेशन में आता है, एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो जो रेशो है एफ वी डिवाइड बाई एफ एम, इट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो रेशो है, ये रेशो जो है एफ वी डिवाइड बाई एफ एम, एफ वी डिवाइड बाई एफ एम, force between two charges in vacuum divided by force between the same two charges placed in medium. This ratio is called dielectric constant of the medium, dielectric constant of the medium or relative electrical permittivity of the medium. This ratio is called K or E epsilon R, epsilon R. So मैं अब एक लाइन लिखूंगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज द रेशो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between two charges placed in vacuum to the force of interaction direct constant of a medium is the ratio of force of interaction between two charges placed in vacuum at a certain distance. Direct constant of a medium is the ratio of force of interaction between two charges placed in vacuum at a certain distance apart, to the force of interaction between the same two charges placed at the same distance in the medium. डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट देखता हूँ पहले नीचे डेफिनेशन बराबर आती है कि नहीं, एक मिनट। ओहो, बराबर। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सेम टू चार्जेस प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस इन द मीडियम। तो ये है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन। अगर हम ये देखो, ये रेशो है, इसके अकॉर्डिंग अगर डेफिनेशन बनाएं तो ये बनेगी, ठीक है। सो अब इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनाएंगे क्योंकि ये इक्वल है, सेम है। देखो और एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इसकी, और एक देखो एफ वी डिवाइड बाई एफ एम के हिसाब से डेफिनेशन बनाएंगे तो ये बनाएंगे। अब इसके हिसाब से डेफिनेशन बनाएंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ a medium is the ratio of electrical permittivity of the medium to the electrical permittivity of vacuum। ठीक है, बन गई डेफिनेशन दूसरी। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ठीक है, ये लिखो या ये लिखो, दोनों डेफिनेशन सही है। अच्छा, अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वैक्यूम फॉर वैक्यूम
वैक्यूम का सबसे कम है फॉर वैक्यूम के या ई आर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो एफ वी डिवाइड बाई एफ एम, यही तो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमें पता है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है चार्जेस के बीच, और जब हम चार्जेस को मीडियम में रखते हैं फिर फोर्स कम हो जाता है। दैट मीन्स न्यूमरेटर ज़्यादा, डिनोमिनेटर कम। दैट मीन्स जो मीडियम्स है इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, जब न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम है, रेशो 1 से ज़्यादा आएगा ऑब्वियसली। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा जो भी मीडियम आप ले लो उसका 1 से ज़्यादा ही होता है। सिर्फ वैक्यूम का 1 है, बाकी मीडियम्स जो है उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज़्यादा होता है। फॉर वैक्यूम ये है 1। फॉर एयर के इज इक्वल टू 1.006, देखो बढ़ने लगा। फॉर गिलास के इज इक्वल टू 3 to 4 रेंज है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि गिलास के टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, सो इट इज के इज इक्वल टू 3 to 4। फॉर वाटर के इज इक्वल टू फॉर वाटर के इज इक्वल टू 81। ठीक है, ये एक रेशो है और इसका कोई यूनिट नहीं है, ये एक रेशो है। इट हैज़ नो यूनिट, इट इज़ जस्ट ए नंबर। इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। इट इज़ जस्ट ए रेशो, कोई यूनिट नहीं है इसका। आप डायमेंशंस निकालने नहीं बैठना। ठीक है, ये एक रेशो है। अच्छा, देखो नाउ वी नो क्या हमें पता है, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और क्या हम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, वी कैन राइट एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है, सपोज यहाँ पे एक मीडियम है, ठीक है, ये एक मीडियम है, इसमें रखे गए दो चार्जेस, ये Q1 और ये Q2, Q1 और Q2, टिक 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 टिक। सपोज ये मीडियम जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका सपोज की, कितना है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। अच्छा, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा चार्ज के बीच, सो इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, इनके बीच डिस्टेंस है R। सो कैन आई राइट दिस फोर्स, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एम्प्लाइज F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई, देखो एप्सिलॉन के बदले में लिखूंगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट, फर्क पड़ेगा कोई, एप्सिलॉन किसके बराबर है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन के बदले में लिखा K इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ ऐसे, 1 बाई के को निकालो अलग, इसको अलग करो, ये आएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 1 डिवाइड बाई के को मैंने बाहर लिया। अब ये जो क्वांटिटी है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये क्या है, ये देखो, ये मीडियम में हम फोर्स निकाल रहे हैं, एम्प्लाइज F मीडियम में फोर्स कितना लगेगा, ये जो है ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, दैट मीन्स इट इज FV, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई की, देखो इतना किसके बराबर है, FV, फोर्स इन वैक्यूम। सो फोर्स इन मीडियम, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फोर्स इन मीडियम। देखो अगर हम दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हैं, ठीक है, उस मीडियम में उन चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगेगा, FM कितना लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू उन चार्जेस को अगर हम वैक्यूम में रखेंगे वहाँ पे उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का कितना है जिसमें हमने इनको रखा। ठीक है, देखो ये आपको अच्छी एक सिंपल एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको इस पर, सिंपल एग्जांपल। देखो दो चार्जेस को मैंने वैक्यूम में रखा, ये है Q1 और ये है Q2। ठीक है, इनको मैंने कहाँ पे रखा, वैक्यूम में, किसी डिस्टेंस पे, जब मैंने इनके बीच फोर्स निकाला FV, वैक्यूम में रख रहा हूँ, तो ये निकल के आया सपोज 162 न्यूटन। दो चार्जेस Q1 और Q2 को मैंने वैक्यूम में रखा। ठीक है, इनके बीच फोर्स मैंने कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट टू बी FV इज इक्वल टू 162 न्यूटन। ठीक,
अब इन्हीं दो चार्जेस को मैं अब वाटर में डिप करता हूँ। वाटर में मैंने इनको डिप किया ऐसे, सेम डिस्टेंस पे रखा, अब मैंने इनको वाटर में डिप किया। अब इन दो चार्जेस के बीच फोर्स कितना लगेगा, Fm will be equal to Fv डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। सो इट इज इक्वल टू Fv कितना लग रहा है वैक्यूम में, अगर हम इनको रखते हैं 162 न्यूटन, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना 81 2। सो इनके जी जो फोर्स लगेगा 2 न्यूटन। सो अगर हम इन दो चार्जेस को वाटर में रखते हैं तो फोर्स रिड्यूस होगा कितना आएगा 2 न्यूटन। वाटर में इनके बीच फोर्स लगेगा 2 न्यूटन, वैक्यूम में जब थे तो इनके बीच फोर्स कितना था 162 न्यूटन। ठीक है, ओके, आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।